नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो टेस्ट जारी है, पहला टेस्ट मैच कराची में, इस हवाले से बात करना चाहेंगे। आपको बताते चलें कि इसमें पाकिस्तान की टीम ने पहली इनिंग्स में 438 रन्स बनाए और उसके बाद दूसरे दिन के खेल के अख्ताम पर न्यूजीलैंड ने बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 165 रन बना लिए हैं। बज़ाहिर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 165 रन बना लेना जो है एक अच्छी पोजीशन है, लेकिन कल जब नए खेल का आगाज़ होगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या पोजीशन बनती है। बहरहाल सरफराज अहमद जिन्होंने अब वापसी की है और सरफराज अहमद ने 86 रन्स बनाए और जिस तरह बाबर आजम का साथ दिया और एक लंबी शराकत कायम की, उस हवाले से भी बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे सीनियर एंकर हैं नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जी नसीम भाई, फाइनली सरफराज ने कम बैक किया और 86 रन बनाए टेस्ट मैच में, कप्तान बाबर आजम का साथ दिया, कुछ रिकॉर्ड्स भी बाबर आजम ने अपने नाम किए। क्या कहेंगे आप सरफराज की इस परफॉर्मेंस के हवाले से? बाबर आजम तो मुसलसल रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन सरफराज अहमद ने जो अपना 50वां टेस्ट मैच खेला तो एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है कि जो शायद टूटने में अब काफी टाइम लगेगा। वो रिकॉर्ड है टेस्ट में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन बन गए। और आप ये भी जान के हैरान होंगे कि अब तक की तारीख के बड़े बड़े बैट्समैन राशिद लतीफ, मोइन खान, कामरान अकमल, वसीम बारी, इम्तियाज अहमद साहब के दौर से अगर बात कर लेते हैं तो इतने अच्छे किसी बैट्समैन ने रन स्कोर नहीं किए। 37 मोर देन 37 की औसत से एज ए विकेट कीपर बैट्समैन हाईएस्ट रन्स पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में स्कोर करना। फिर अब आप अंदाजा करें ना किस अंदाज से हमारी क्रिकेट को चलाया जाता है कि सरफराज अहमद को 50वां टेस्ट खेलने के लिए 4 साल का वक्त लगा। इस दौरान में रिजवान ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन क्या सरफराज अहमद उस वक्त ड्रॉप होते थे? इतना बड़ा सवाल है। एक टीम को उन्होंने मार्जिन से नंबर 1 टीम बनाया हुआ था। आज भी पाकिस्तान कैप्टनशिप के मामले में स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने बाबर को कप्तान तो बना दिया, कभी हम सोच रहे होते हैं बाबर हमारा सबसे ज्यादा प्रोफाइलिक बैट्समैन है, वो ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाता, उसको कप्तान बना के गलती कर दी। कभी कहते हैं अब कप्तान बना दिया तो क्या करेंगे, लेकिन वो एक ऐसा टाइम था जब एहसान मानी साहब चेयरमैन बने थे और वसीम खान खास तौर पे वो जो इम्पोर्ट होकर आए थे इंग्लैंड से सीईओ, ये उनका डिसीजन था कि जो उस वक्त उन्होंने चेंज कर दिया था। फिर बाद में इमरान खान साहब ने भी ये बात अपने स्टेटमेंट में कही कि बाबर आजम को उन्होंने कप्तान लगवाया था कह के। लेकिन कहने का मकसद ये कि वो एक बड़ी गलती हुई थी। आज भी हम कैप्टनशिप के मामले में स्ट्रगल कर रहे हैं। सरफराज ने बड़े कैरेक्टर के साथ परफॉर्म किया, हालांकि उनको इंजरी भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद 86 रन उन्होंने 4 साल के बाद आके स्कोर की और लीडिंग रन स्कोरर हो गए और एवरेज भी सबसे ज्यादा है उनका। बाबर भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब बाबर पे कोई प्रेशर नहीं था, सरफराज पे बहुत बड़ा प्रेशर था। जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बात कही कि पहली 3 गेंदों में ऐसा लग रहा था कि वो डेब्यू कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज मैंने आज तक जितने खिलाड़ियों से पूछा है जिन्होंने कम किया, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि डेब्यू करने से ज्यादा प्रेशर होता है कमबैक करने में। तो जो किया सरफराज ने एक जबरदस्त किस्म का कमबैक दिखाई दिया और ऐसे वक्त में किया कि जब नजर आता था कि टीम में बड़ी यारी दोस्तियां डेवलप हो गई हैं और बाबर और रिजवान टीम के फैसले कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू नजम सेठी साहब, और जो उन्होंने शाहिद अफरीदी की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी बनाई, हारून रशीद, तो अब्दुल रज़ाक, तो कई नाम बड़े नाम उसमें शामिल है जिन्होंने कई बड़े फैसले किए। देखें ना, आज के फैसले अगर आप उठा के देखें, जब ये सिलेक्शन कमेटी आई थी उन्होंने ये फैसला कर लिया था सरफराज को खिलाना है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को बाहर किया। फिर उसके बाद उन्होंने जिन लड़कों को शामिल किया था उनमें मीर हमजा मैच। तो यानी आप नसीम भाई कह रहे हैं कि नजम सेठी जो है वो बहैसियत चेयरमैन पीसीबी बेहतर कैंडिडेट है रमीज राजा से? देखें, नजम सेठी साहब के अगर पिछले दौर को उठा के देखें, इंटरनेशनल टीमों की पाकिस्तान में वापसी हुई, बहुत लोग प्लान कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग, उन्होंने सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। तो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन अपने ये जो सेकंड इनिंग खेलने के लिए आए उसमें वो कैसा परफॉर्म करते ये तो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा सर, कुछ तनकीद का भी निशाना बनाया गया नजम सेठी को, एक तो उनकी सियासी वाबस्तगी की वजह से, और दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि रमीज राजा ने अपने टेन्योर में बड़े कम अखराजात किए अपनी ज़ात पे। मेरे ख्याल में 54 लाख या कितने अखराजात उन्होंने किए। इसके जो बनिस्बत नजम सेठी के अखराजात वहैसियत चेयरमैन पीसीबी बहुत ज़्यादा रहे, जो ज़ाती अखराजात रहे। क्या समझते हैं आप कि क्रिकेट में क्या अखराजात मैटर नहीं करते?
डिसीशंस, पॉलिसीज और टीम का जीतना या अच्छी टीम बनना ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे? कल नजम सेठी साहब से ये बात की थी, तो नजम सेठी साहब का कहना ये था कि लास्ट टाइम जब वो बोर्ड से गए थे तो उस वक्त भी उनकी इस अंदाज से कुछ किरदार कशी करने की कोशिश की गई थी और इस वक्त भी हकाइक सही तरीके से पेश नहीं किए गए। डॉक्टर साहब, उससे हटके एक न्यूट्रल वे में भी अगर हम बात देखते हैं तो फिर नजम सेठी साहब के जो हिसाब है वो 4 साल के हैं, रमीज राजा साहब के हिसाब है वो 9 महीने के, तो दोनों में एक बहुत ही बड़ा ह्यूज वक्त का भी फर्क दिखाई देता है। एट द सेम टाइम रमीज राजा साहब ने अपनी कोई ऐसी टीम नहीं बनाई। अच्छा, आपको याद हो मोस्टली जाके क्रिकेट जो हमने खेली थी वो इमारात में खेली थी, जिस जमाने में नजीब साहब थे वही इंटरनेशनल टीम लाए थे, वहां के अखराजात, वहां के TADS, वहां के सर इसमें तो कोई शक नहीं कि देखें पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल करने में खास तौर पे नेशनल स्टेडियम या पाकिस्तान के स्टेडियम्स में इसमें बहुत बड़ा हाथ है नजम सेठी साहब का। अगर PSL में आहिस्ता आहिस्ता फाइनल यहाँ करा के फिर सेमीफाइनल फिर कुछ और मैचेस करा के इंटरनेशनल खिलाड़ियों को ला के, वरना पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो गई थी, कोई इंटरनेशनल टीम आने को तैयार नहीं होती थी। लेकिन सर जिस तरह आप पहले PCB को तनकीद का निशाना बनाते थे, या मुझे ऐसा लगता है कि आप रमीज राजा से कहीं बेहतर चेयरमैन समझ रहे हैं नजम सेठी को। मैं रमीज राजा साहब से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था। वो 1992 वर्ल्ड कप के हीरो थे, वो जो है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन थे और पाकिस्तान के कोई क्रिकेटर बड़ी टॉप क्लास क्रिकेट खेलने वाला चेयरमैन बना था, तो बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन डॉक्टर साहब आप देखें ना, आज भी जिस पिच पे मैच हो रहा है ये बनी तो रमीज राजा साहब के दौर में थी, इन्होंने तो 4 दिन पहले चार्ज लिया है। यहाँ पर भी है वो ऐसा लग रहा है कि वही हमारा डिफेंसिव मोल्ड उसी में हम दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमने जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम इतने बुजदिलों की तरह जाएंगे कि किसी तरीके से मैच ड्रॉ हो जाए अपनी कंडीशन, ऐसा मैं नहीं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था। रमीज राजा साहब आए हुए उनको टाइम हो गया, मैं उनके बारे में बार बार कहता हूँ, उनसे ऐसा लगता था कि जैसे वन मैन शो है, वो बस एक मसीहा निकला है कि वो जो हर गम बुला देगा और वही सही कर देगा। ठीक है, उन्होंने अपनी टीम नहीं बनाई। अच्छा, कई सारी चीजों के अंदर हमारी इतलात के मुताबिक वो बाईपास कर जाते थे, जो मिसाल के अपने डायरेक्टर्स को ही बाईपास कर जाते थे, नीचे वाले के फैसले मान लेते थे। तमाम चीजें कंट्रोल उनके हाथ में था। टीम की सिलेक्शन की अगर बात हो रही है, सरफराज अगर नहीं खेले तो उसके पीछे रमीज राजा होंगे, क्योंकि रमीज राजा मेरी इतलात के मुताबिक जो सोर्सेज बताते हैं, ये जो अभी नया क्रिकेट बोर्ड है इनके सोर्सेज से पता चला, तो तमाम कमांड तो उन्होंने अपने हाथ में ली हुई थी। तो कमांड हाथ में लेने के बाद आपने फैसले क्या किए, हम आपकी उम्मीद। तो सर ये रमीज राजा खुद फैसले करते थे या इमरान खान से सारी गाइडेंस लिया करते थे? इसलिए कि बीच में इमरान खान का जो बयान सामने आया था जब उन्होंने कहा था कि कप्तान मैंने लगाया और मेरे कहने पे कप्तान लगाया गया, तो इससे ये बात साबित हुई कि चेयरमैन PCB या सिलेक्शन कमेटी कोई मैटर नहीं करती, बल्कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तमाम राय ली जाती थी इस हवाले से। देखिए इमरान खान साहब के पास इतना टाइम तो नहीं था कि वो सिर्फ क्रिकेट को ही टाइम देते, लेकिन जैसे वर्ल्ड कप के हवाले से उन्होंने अगर कप्तान की तब्दीली के हवाले से बात की, जो उन्होंने खुद भी एडमिट की, लेकिन मेरी अपनी जाती राय में क्रिकेट बहुत पीछे रह जाती है जितने मुल्क के दीगर उमूर, माशी मामलात और होते हैं। तो जाहिर है किसी एक मामले में वो राय दे देंगे, कोई एक मैच चलते फिरते उन्होंने देख लिया होगा, बाकी तो मोस्टली डिसीजन जिसको पॉइंट किया जाता है वही ले रहे होते हैं। और ये रमीज राजा के डिसीजन थे। कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ऐसा लगा जैसे आने वाले वक्त में शायद वो कौमी असेंबली के रुकन होंगे, क्योंकि वो जिस तरीके की दिखाई दिए, ऐसा ना हो कि नेक्स्ट इलेक्शन में PTI से उन्हें टिकट दे दिया असेंबली का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कल जो उनकी टोन थी, कल वो जिस अंदाज से बात करते हुए दिखाई थी, देखिए ये नेचुरल सी एक हमारे मुल्क की रिवायत रही है। जो हुकूमत होती है, जो वजीर आज़म सदर होता है वो पैटर्न होता है और वो अपनी मर्जी का शख्स का तकर्रुर करता है। इमरान खान ने लगाया था रमीज राजा साहब को। रमीज राजा साहब ने ये बात भी कही थी कि जिस दिन इमरान खान नहीं होंगे मैं पहला आदमी होऊंगा, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, छोड़ के। लेकिन जिसको लग जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीट का, वो फिर अदालतों की जंग भी लड़ने को तैयार हो जाता है। ये मिसाल तो नजम से के लिए भी ली जा सकती है। ये और ज़का साहब की जो लड़ाई हुई थी कोर्ट के अंदर, किसको याद नहीं है, तो कोई छोड़ना नहीं चाहता, ना नजम सेठी साहब। लेकिन मुझे नजम सेठी साहब का अच्छा लगा था, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोले भी थे कि जैसे ही मुझे कहा भी जा रहा था कि आप कंटिन्यू करें, जाहिर जहां हुकूमत के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में इन्वॉल्व होते हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्या कम पावरफुल है,
जी। तो वो सभी लोगों की राय होती है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे कहा गया था कि आप कंटिन्यू करें, आप सही काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मेरी हुकूमत नहीं रही थी, इस वजह से मैंने छोड़ देना ज्यादा मुनासिब समझा। ठीक फिर ठीक। उनके और इरफान साहब के जो माजी के इख्तलाफ रहे थे, 26 वो पंचर और पता बिल्कुल नहीं क्या। बिल्कुल, वो तमाम चीजें सर, सियासी जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि सरफराज अहमद की ये जो परफॉर्मेंस है, क्या इस परफॉर्मेंस की बेस पे आप उन्हें वनडे या T20 में भी देख रहे हैं, और PSL में उनका क्या किरदार देखने में आ रहा है? देखिए सर, टेस्ट मैच लंबे फॉर्मेट की गेम है, इसमें परफॉर्म कर जाना, आप समझते हैं कि वनडे और T20 में भी वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, सरफराज जितने फिट लग रहे थे, जितने, अगर आपने वो उनकी इनिंग देखी, उनके चेहरे के आपने तासुरात देखे होंगे, और जो वो परफॉर्म करके आ रहे हैं, इट्स टू अर्ली टू से कि वाइट बॉल क्रिकेट में भी उसी तरीके से स्ट्रांगली कम बैक कर लेंगे, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में, Different. T20 क्रिकेट में उनकी भी परफॉर्मेंस पूरी नहीं रही। हालांकि मैं पहले दिन से डॉक्टर साहब, जिस अंदाज की परफॉर्मेंस बाबर आजम और रिजवान की T20 क्रिकेट में, मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। आपने हमारे प्रोग्राम भी देखे होंगे, हम पहले दिन से इस बहुत स्टैंड पर हैं। वक्त महदूद है नसीम भाई, तो जरा मुख्तसरन जो है ना इसको वाइंड अप कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या कहते हैं आप? बस मैं मुख्तसर सिर्फ आपको ये कहूंगा कि सरफराज की कमबैक हो सकता है, अगर रिजवान की परफॉर्मेंस, जितना कॉन्फिडेंस उनका चैटर्ड दिखाई दे रहा है, दोनों हमारे खिलाड़ी हैं, दोनों अच्छा परफॉर्म करें और इस मुल्क को फायदा होना चाहिए। लेकिन अब आने वाला वक्त हमने ये देखना है कि नजम सेठी साहब के दौर में शाहिद अफरीदी को ले आए, एग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर आने वाले वक्त में पिचेस कैसी बनती है हमारे मुल्क में, ये तो हम देखेंगे। रमीज राजा साहब इसमें नाकाम रहे थे, सेठी साहब की टीम इसमें क्या करती है, ये देखना होगा, क्योंकि ये जो क्रिकेट हो रही है आज, 165 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं, हमारे 4 आउट होने के बाद हम 438 रन कर रहे हैं। इस तरह की पिचेस पे क्रिकेट होती नहीं है डॉक्टर साहब जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद थे। अब प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।